ने भावी पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। ये बदकिस्मती की बात है कि स्वतंत्रता के बाद भी विभाजन की प्रवृत्तियां मजबूती के साथ समाज को बांटने का, और आज भी इस तरह की प्रवृत्तियां देश में दिखती हैं। लेकिन 2014 का वर्ष देश के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक रहा, जब प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसी विभूति ने, माननीय श्री मनोहर लाल जी ने अपने कंधों पर लिया, जिन्होंने पूरे प्रदेश को एक हरियाणा, एक हरियाणवी, एक की सोच के साथ सबका साथ सबके विकास के संकल्प को धरातल पर उतारा। जिया उन्होंने, साधना की, तपस्या की इस प्रदेश के लिए उन्होंने, और अपना सब कुछ प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए उन्होंने अब समर्पित किया है। ऐसी विभूति का वंदन, अभिनंदन आपके करतल ध्वनि के साथ, आपके बहुत ही सम्मान भरी तालियों के साथ उनका वंदन अभिनंदन करते हुए इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी से, केंद्रीय विद्युत और साथ ही आवास तथा शहरी कार्य मंत्री महोदय से, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के अपने बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, पंचनद शहीदी स्मारक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री विपुल गोयल जी, सुभाष सुधा जी, डॉक्टर किशन मिड्ढा जी, मंचासीन अन्य सभी मंत्रीगण, विधायकगण, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, साथियों, आज का ये दिन वास्तव में बहुत ही एक आत्मनिरीक्षण का एक विषय है, क्योंकि जो घटनाक्रम जिसकी जानकारी आज बहुत से लोगों ने दी है, बहुत कम लोग हैं जो इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी हैं। लेकिन एक पीढ़ी ऐसी भी है जिन्होंने अपने पूर्वजों से ये सारी जो घटनाएं हैं भारत विभाजन की, वो सब सुनी है। और उसके बाद अगली तीसरी पीढ़ी ऐसी है जिसको आज भी बहुत चीजों का पता नहीं है, तो उनको सबको ये जानकारी मिले, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन वास्तव में इसका एक महत्व है। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं देश की स्वाधीनता का दिन 15 अगस्त, उसकी पूर्व संध्या पर आप सबको देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, देश का विभाजन और अगले दिन आजादी का दिन, अगर इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो एक अवसर ऐसा है जो हमें आनंदित करता है, खुशी देता है कि जिस भी रूप में मिली, लेकिन हमको आजादी मिली। उस आजादी की, स्वतंत्रता की खुशियां लगातार हम पिछले 78 वर्ष से मना रहे हैं। वहीं दूसरा सत्य भी है कि 78 साल पहले जिस दिन आजादी मिलनी थी 15 अगस्त को, उससे एक रात पहले 14 अगस्त को ये देश, जिसको हम भारत माता कहते हैं, भारत माता के दो बाजू काट करके और धड़ से अलग कर दिए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो त्रासदी का समय था, उस समय देश का विभाजन हुआ, एक पीड़ा, देश को आजादी मिली, अधूरी आजादी मिली, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतोष, ये सब तो है। लेकिन लाखों लोग जो अपना घर परिवार छोड़ करके और जो भारत देश है, स्वतंत्र देश है, इसकी ओर चल पड़े, और जो उनके साथ बीती, उसका वर्णन करना वास्तव में बहुत ही मन को पीड़ा देता है। मुझे तो स्वयं उस समय जो घटनाएं हुई, हमारी दादी जी, हमारी नानी जी, वो सुनाती थी
कि कैसे कैसे नियत थे। हम 3 कपड़ों में ही घर से निकले, कोई सामान साथ लेकर के नहीं चल नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय मन में कई भाव जागृत हो रहे थे। एक बात कही जाती है कि वहां से जो लोग आए अपनी जान बचाने के लिए आए। मैं कहता हूं ये अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि उनको अपने देश भारत से प्यार था, इसलिए घर छोड़ करके वहां से चले। उन्होंने अपने धर्म पर अडिग रह करके अपने जीवन यापन मन में विचार किया कि मुझे अपना धर्म नहीं छोड़ना, इसलिए घर छोड़ा है। केवल जान बचानी होती तो धर्म परिवर्तन करके वहां रह जाते, जान बचती, कुछ नहीं जाता था, पैसा भी रहता, मकान भी रहता, धन दौलत भी रहती। लेकिन उन्होंने उस धन दौलत को, उस मकान को, उस व्यापार को, उस खेती को, सबको छोड़कर, ठोकर मारकर अपने जीवन में कोई संस्कार है देशभक्ति का, उस राष्ट्रभक्ति के संस्कार को लेकर, धर्म के प्रति निष्ठा को रख करके और वहां से निकले और यहां पहुंचे। पहुंचते समय कितनी कठिनाइयां उनको आई, सर धड़ से अलग कर दिए गए, गाड़ियों की गाड़ियां काट दी गई, लाखों लोग शहीद हुए। अब उन शहीदों को याद करने के लिए कांग्रेस ने तो ये सब भुला दिया था। मित्रों, उन्होंने कभी इस चैप्टर को याद नहीं किया कि लाखों लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत की कीमत पर देश आजाद हुआ है और आज उनको हमको याद करना चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया। मैं आज 2 व्यक्तियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पूर्व में तो जैसा बताया 2008 में स्वामी धर्मदेव जी और हंस जी महाराज, उन्होंने यानी जो पंचनद शहीद स्मारक समिति का गठन किया कि लाखों लोगों की शहादत को याद तो रखा जाए, कोई उनका स्मारक बनाया जाए। ये इसी क्षेत्र के अंदर वो हरियाणा में ही उस स्मारक के लिए उन्होंने तैयारी की, जमीन भी ले ली है। और बाद में 2014 में जब विषय आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई तो उनका उन शहीदों को याद रखने के लिए 14 अगस्त का दिन हमको याद करना चाहिए, नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि क्या पीड़ा थी, क्या देश था, क्या धर्म था। हमारी नई पीढ़ी इन चीजों को याद नहीं करेगी तो देश के प्रति प्यार क्या होता है, धर्म के प्रति अडिग निष्ठा क्या होती है, ये नई पीढ़ी को पता नहीं लगेगा। हमारे वीर बालकों ने, बाल हकीकत ने, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए अपना बलिदान दिया। उसके साथ भी प्रधानमंत्री जी ने जो दिसंबर में बाल शहीदी दिवस इस नाम से जो घोषणा की और साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विवेश का दिवस, ये इसको भी स्मरण रखे और इस दिन को याद किया जाए, ये बात उन्होंने दी, जिसमें से आज का दिन ये लागू हो रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत सी पहचाने उस समाज को हम दे सकते हैं। समाज के प्रति तरह तरह की टिप्पणियां की गई और कुछ टिप्पणियां तो नकारात्मक टिप्पणियां जिसको कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता। छोटे होते हुए मैंने सुना था, जो समाज पश्चिमी पंजाब को छोड़ करके भारतवर्ष में आया उनको कहते थे कौन, पाकिस्तानी आ गया। अरे पाकिस्तानी आ गया, पाकिस्तान तो बना उसके बाद, उससे पहले ही जब ये घटनाक्रम था देश के विभाजन का, विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जो है भारत में पहुंचेंगे, जो स्वतंत्र भारत में उसमें जाकर रहेंगे। पाकिस्तान के नागरिक तो एक दिन भी नहीं थे, लेकिन चिढ़ाने के लिए क्या, ये पाकिस्तानी आ गए। दूसरा शब्द प्रयोग करते थे कि रिफ्यूजी आ गए। ये ठीक है, जब कोई समाज छोड़ करके और अपने घर परिवार से, यानी घर को छोड़ करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाके बसता है, उसको कोई सहायता की आवश्यकता होती है। सरकारों ने सहायता की होगी, मैं नहीं मानता नहीं की होगी, लेकिन शरणार्थी वो होता है जो शरण में आकर के और हमेशा हाथ पसारे। इस समाज ने हाथ पसारने से मना कर दिया। मित्रों, एक चर्चा चलाई गई कि विस्थापित समाज, इसको आरक्षण दे दिया जाए। जो सुनी बातें हैं, जो आज जानकारी हमको मिल रही है,
बहुत मीटिंग्स उसके ऊपर हुई, लेकिन उसके समर्थन में चंद लोग थे, उसके विरोध में सारा समाज खड़ा हुआ कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण नहीं लेंगे। क्यों? आरक्षण की अगर इच्छा रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी जो प्रेरणा से काम करने का एक जो पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ को समाप्त कर बैठेंगे। हमने अपने आप को पुरुषार्थी कहलाया, हम आरक्षण के साथ नहीं गए हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति वही होता है जो अपनी योग्यता से, अपनी शिक्षा से, अपने संस्कारों से, अपनी कुवत से अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सकता है। और मैं इस बात की भी चेतना सबके मन में आनी चाहिए कि ये जो समाज वहां से विस्थापित होकर के आया, न केवल अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ, बल्कि यहां आकर के नई नई विधा से कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, कैसे अच्छा व्यापार किया जा सकता है, कैसे शिक्षा में आगे बढ़ा जा सकता है। इस समाज की एक देन स्थानीय लोगों के लिए ये भी है उस समय की कि बहुत व्यापार में आगे बढ़े और बाकी समाज को साथ लेके बढ़े, साथ लेके बढ़े। तो मित्रों, पहचान के नाते हम भारतीय हैं। पाकिस्तान तो चिढ़ाने के लिए कहा गया होगा या ना समझ लोगों ने कह दिया होगा, वो शब्द बहुत जल्दी छूट गया। फिर इसके बाद आया कि रिफ्यूजी हैं, इसका भी आपत्ति बहुत जोरदार तरीके से। मुझे याद है कि किशन बेड्डा जी ने एक बार विधानसभा में विषय उठाया था कि हम विधानसभा में पारित करें कि रिफ्यूजी नहीं कहा जाए। मैंने स्वयं उस समय कहा कि इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय लोगों ने कहा होगा, लेकिन आज अब कोई भी नहीं कहा था। आज की स्थिति को हमको समझना चाहिए, ये शब्द हमसे छूटा है। हम पुरुषार्थी हैं, हम अपने मेहनत कस के काम करने वाले आगे हैं। अब एक शब्द का और द्वंद्व जो जब 2014 में मुख्यमंत्री के नाते मुझे दायित्व मिला, उसका भी मैंने जगह जगह जाके व्याख्यान किया कि हम कौन हैं, हम पंजाबी हैं या हम हरियाणवी हैं। एक दुविधा का विषय, इसको मैं इतनी बड़ी सभा में इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारी प्रदेश की नागरिकता जो है, देश की नागरिकता हम भारतीय हैं। प्रदेश की नागरिकता आज जो हरियाणा, जो कभी इस पंजाब का ही हिस्सा होता था 1966 से पहले, हम जो कि पश्चिमी पंजाब से उधर आए थे, ये भी पंजाब का हिस्सा था। हम नागरिकता प्रदेश की भी पंजाबी थी और हमारा रहन सहन, भाषा, मूल, ये भी संस्कृति पंजाबी थी। लेकिन आज प्रदेश की नागरिकता के नाते हम हरियाणवी हैं। हम पहले हरियाणवी हैं मित्रों। पंजाबी हमारी संस्कृति है, पंजाबी हमारी भाषा है, पंजाबी के प्रति हमारा प्रेम हो सकता है, लेकिन आज भौगोलिक स्थिति से आज हम हरियाणवी हैं। इसीलिए नारा मैंने दिया था उस समय कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। आज हमको इस हरियाणा से कोई अलग करके देखेगा तो ये भी दुविधा हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। आज हरियाणा के ऊपर उतना ही प्रेम, स्नेह और दायित्व हमारा है जितना किसी और का है। इस बात को 78 साल हो गए मित्रों। इस भूमि के ऊपर हम काम करते हैं, यहाँ शिक्षा लेते हैं, यहाँ व्यापार करते हैं, यहाँ खेती करते हैं, यहाँ का अन्न जल खाते हैं, तो इस प्रदेश के नागरिक हम हरियाणवी हैं। तो ये अलग अलग पहचान को ध्यान में रखते हुए एकदम हमको स्पष्ट रूप से आगे बढ़ना चाहिए कि हम ना तो जान बचाने के लिए वहां से आए, हम एक पराक्रम को देखते हुए, पुरुषार्थ को देखते हुए, हिंदू धर्म में हमारी निष्ठा, इसलिए हम यहाँ आए। और आज हम इस देश के सम्मानित नागरिक होकर के चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, देश का विभाजन, इसको याद हमेशा रखेंगे। इसमें एक बात उल्लेखनीय और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई कोई 1-2-10 दिन की नहीं थी, ये सैकड़ों साल चली है। क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने पहले मुगलों के साथ युद्ध शुरू किए, मुगलों से छुटकारा पाना था। इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो अंग्रेज आकर के खड़े हो गए। सारे कार्यकाल को हम देखें तो लगभग 700-800 वर्ष का कार्यकाल है जब हमारा संघर्ष चलता रहा। उस समय कुछ लोगों का मत ये था कि देश का विभाजन स्वीकार न करो, चाहे आजादी 10 साल 20 साल और लेट हो जाए, ये कोई बात नहीं, देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत लोगों ने उस समय सुझाया था। लेकिन अब ये ठीक है, कांग्रेस नाम का संगठन उस समय आजादी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके आगे यानी लगा था। बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस के दल के साथ हों अथवा कांग्रेस के दल के बाहर हों, उन सब लोगों की भूमिका आजादी के अंदर बहुत ज्यादा थी और उस भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता।
केवल कांग्रेस के नेताओं ने आजादी दिलाई ऐसा नहीं है। उसमें लोकमान्य तिलक का नाम लिया जा सकता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम लिया जा सकता है, उसमें लाला लाजपत राय का नाम लिया जा सकता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, वीर सावरकर का नाम ले सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले सकते हैं। कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर की है, शहादत बलिदानियां दी हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस का क्लेम कि जैसे आजादी उन्हीं की बपौती हो, देश उन्हीं का बपौती हो, ये देश के साथ धोखा उन्होंने उस समय किया। चाहिए तो ये था कि जब हमने संविधान को अंगीकार कर लिया, लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया, तो फिर हमको ये देश सबके हवाले करना चाहिए था, ये देश की आजादी का श्रेय सबको देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सत्ता लोलुपता इतनी कि हमारा अधिकार सबसे पहले कांग्रेस के नाम से हम सत्ता करेंगे। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है, कांग्रेस को प्रभावित कर देना चाहिए। लेकिन उस समय के कुछ लोग, नहीं सत्ता हमारी है, हम सत्ता को संभालेंगे, और सत्ता बिना चुनाव के 5 साल सत्ता की उन्होंने, और उस सत्ता के प्रभाव में भी लगातार आगे ये राजकाज करते रहे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, 1964 में उनका देहांत हुआ, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री आए। लगता था कि लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र का नींव रखी जा चुकी है, प्रधानमंत्री बदल गए हैं। लेकिन आज तक उस रहस्य का पता नहीं लगा इस देश को कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में कैसे हुई, क्यों हुई, उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। और मित्रों, परिवारवाद उसके बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी है, ये परिवारवाद की नींव उस समय शुरू हो गई, और उस नींव को शुरू होते ही लोग चौकन्ने हो गए कि अब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और प्रमाण सहित बताया जा सकता है कि इंदिरा गांधी के काल में ही लोकतंत्र को खतरा कब पैदा हुआ, जब उन्होंने 1971 का चुनाव रिगिंग करके चुनाव जीता। इंदिरा गांधी ने जिस रिगिंग की बात आज की जा रही है उस पर भी मैं आता हूं, ये रिगिंग 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने की, और इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने निरस्त कर दिया, चुनाव अवैध कर दिया। चुनाव अवैध हो गया तो इंदिरा गांधी को रिजाइन करके साइड में होना चाहिए था, देश में नया चुनाव आ सकता था, या चाहते तो कांग्रेस में ही नया प्रधानमंत्री बना लेते, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1975 में लोकतंत्र की हत्या करके क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। और ये इमरजेंसी लगाने का कारण केवल सत्ता लोलुपता कि मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। यहां से शुरू होता है लोकतंत्र की हत्या का खेल, और संविधान को किस प्रकार से तोड़ना मरोड़ना है। 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए, ये संविधान में लिखा है, लेकिन 1975 की इमरजेंसी में लोकसभा से ये पास करा लिया कि ये इस बार चुनाव 5 साल बाद नहीं 6 साल बाद कराएंगे। जो 71 का चुनाव 76 में होना चाहिए था, ना करा के 1977 में कराया। लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई। मित्रों, बहुत ऐसे विषय हैं जब से कांग्रेस डिरेल हुई, और उसके बाद वही परिवार, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद कौन आगे आए, तो सोनिया गांधी आगे आए। विषय चल पड़ा, विदेशी महिला है, किसी ने सलाह दे दी कि आप बैकडोर से शासन चलाओ, पीछे से चलाओ, फ्रंट पर मत आओ, और मनमोहन सिंह के हाथ में बैकडोर दे दी, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में। यह भी परिवारवाद का एक नया स्वरूप। और उसके बाद नया खेल कि अब सोनिया गांधी आ नहीं सकती, मनमोहन सिंह के बाद कौन आए, राहुल गांधी आए। ये और कांग्रेस का दुर्भाग्य। अब इस समय देश की जनता समझ गई कि परिवार से बाहर जाने नहीं देना चाहते, और जब समझ गई तो देश की जनता ने लोकतंत्र का सही उपयोग करते हुए नया शासन लाए कि अभी कांग्रेस को नहीं आगे आने देंगे। कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, और आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए खड़ी है कि आज सत्ता लोलुपता उनको दिखती नहीं है। मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश का प्रधानमंत्री बनना है। मनोहर लाल खेतों में काम करता था, छोटे किसान का एक बेटा, कभी जीवन में सोचा नहीं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा।
हमारे नायब सिंह जी, इनके घर भी मैं जाता था, हमारे बड़े पुराने साथी। कभी उस समय सोचा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और हरियाणा की जनता ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को बचाना है तो परिवारवाद को खत्म करना होगा। आज भी कांग्रेस की जो बदहाली है, जो बुरी हालत है, और उसमें से जो गलतफहमियां उनके घर में हो गई हैं, उस गलतफहमी को जब तक नहीं दूर करेंगे, कांग्रेस भी भला नहीं होगा, पार्टी के नाते तो भला होगा नहीं, देश सुरक्षित चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी भी होनी चाहिए। उनको गलतफहमी क्या हो गई? राजीव गांधी हवा में उड़ते हैं, जमीन पर पैर नहीं है। इस लोकतंत्र का नकारने का काम उन्होंने क्या नया खड़ा कर दिया कि चुनाव तो जीत नहीं सकते, और सामने विरोधियों पर, जो उनके विरोधी हैं यानी सत्ता पक्ष में आज हम हैं, तो आरोप क्या लगाया कि वोट की चोरी कर ली है। हमने कहा वोट की चोरी की है कि नहीं की है? जो वोटर लिस्ट है उसको कम से कम उसकी स्क्रूटिनी तो होनी चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए कि कौन नागरिक इस देश के हैं, इस देश के, और कौन देश से बाहर के नागरिक हैं। स्क्रूटिनी शुरू की तो काम क्या शुरू किया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि तुमने चोरी की है। हमारा कहना चोरी की है, आज स्क्रूटिनी होगी, वोट अगर उसमें से कुछ कम हो जाएंगे तो इसकी तकलीफ उनको क्यों है? उनको तकलीफ इसलिए है कि जो विदेश से आए हुए लोग या जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो जो वोटर बन गए हैं पिछले 20 साल में, वो वोट कटेंगे तो इसका नुकसान अल्टीमेटली कांग्रेस को होना है, इसलिए तकलीफ है। तो वोट चोरी उन्होंने की थी या वोट चोरी हमने की थी? हम तो उस वोट को शुद्धता की ओर ला रहे हैं कि जो आज तक वो चोरी कर चुके, सत्ता में तो नहीं आए, लेकिन आगे अगर उसको रोकेंगे तो ये जो गलतफहमी है कि हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई। किसी बच्चे के अगर 99 नंबर आ जाए तो शेखी मारता है, मेरे 99 नंबर आ गए, 99 नंबर आ गए। और जब पिताजी पूछते हैं कि बेटा 99 कितने में से आए, तो कहता जी वो तो 542 में से आए हैं। 542 में 99 आके खुश होते हैं। तो ये उनकी खुशी का ये भी विषय खत्म हो जाएगा। आज सब प्रदेशों के अंदर ये जो SIR है, इसकी स्क्रूटनी है, इसकी ठीक से जांच हो रही है। ये जांच हर एक प्रदेश में होगी, और पहली बार नहीं हो रही, ये 2003 और 4 में भी हुई थी। 2003-4 में हुई, आज 20 साल के बाद फिर हो रही है 2025 में, और आने वाले 20 साल के बाद फिर भी होगी। ये चुनाव आयोग का काम है समय समय पर अपनी वोटर लिस्ट को शुद्ध करना। तो मित्रों, ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि जिसके सहारे हम आगे बढ़ना चाहते थे, विदेशियों के सहारे पर, जो इस देश के नागरिक नहीं है और किसी प्रकार से वोट बनवा लेते हैं, उनके सहारे से अब लाखों वोट उनके बाहर जाएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे। ये खतरा उनको है। तो जैसे चोर मचाए शोर, ऐसा शोर वो मचा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि पिछले 20 दिन से 21 अगस्त से 21 अगस्त कब शुरू हुई थी? 21 अगस्त को पार्लियामेंट 21 जुलाई से शुरू हुई थी। तो 21 जुलाई से शुरू हुई और एक भी दिन उन्होंने ठीक ढंग से पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। वो क्या समझता है? जनता समझती नहीं है क्या? जनता समझती है। जनता को पता है कि केवल शोर के लिए शोर, चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस भूमिका लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आज जनता उनको दुत्कारने लग गई है। मित्रों, कुछ उनके पले लगने वाला नहीं है। विषय न हो तो ऐसे ही होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कितनी कहावतें दी जा सकती हैं। तो इस प्रकार आज वो लोकतंत्र के चुनावी पद्धति से भागने के लिए ये सब प्रयत्न कर रहे हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ लगेगा नहीं। बात थोड़ा राजनीतिक मैं इसलिए लेके गया हूं कि इनकी वृत्ति ऐसी है। देश का आजादी से लेकर आज तक एक ही वृत्ति इनकी चली आ रही है। लेकिन अब गारंटी से कहा जा सकता है कि इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता है। विभाजन, नए विभाजन की बातें भी कई लोग करते हैं कभी कभी कि ये देश कहीं ऐसा ना हो, नॉर्थ ईस्ट बाहर ना हो जाए देश से। आज नॉर्थ ईस्ट भी जो इनके द्वारा बीज बोए गए थे विभाजन के, उनको दूर करके आज वो सब लोग भारतवर्ष की इतनी प्रशंसा करते हैं। भारतवर्ष के साथ अपने आप को जोड़ लिया उन्होंने।
जिस कश्मीर की हम बात करते थे कि 370 के कारण से वो कहीं टूट ना जाए, अलग ना हो जाए, 370 खत्म करके और कश्मीर का वो हिस्सा आज अभिन्न अंग बन गया भारतवर्ष का। और केवल वहीं तक नहीं, जो ऐसा प्रदेश 1947 में हमारे साथ रहना चाहिए, वो हिस्सा भी जिसको पीओके कहते हैं, पीओके भी अब आने वाले समय में पुनः भारतवर्ष के साथ मिलने वाला है। ये मैं आपकी गारंटी से आपको बता रहा हूं। देश मजबूत होकर आगे उभरेगा, लेकिन उभरेगा कैसे? तभी उभरेगा कि नई पीढ़ी को देश की ये जो पीड़ाएं हैं, देश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार की सोच यहाँ के नेताओं की बनती है और जो देश को हमेशा ताक पर रख करके मैं मेरा देश ऐसा मान कर देते हैं जैसे देशी मैं हूं, देशी मेरे परिवार का बन गया है, ये अब कभी पूरा नहीं होगा। आपको पता है, एक बार इंदिरा गांधी के बारे में ये कहा था, वहां के बरुआ जी एक प्रेसिडेंट होते थे, उनका इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये उनकी इमरजेंसी के दिनों की एक घोषणा है। कभी भी किसी नेता के साथ भारतवर्ष का बंध नहीं सकता है। भारत अपने आप में एक आइडेंटिटी है, इस देश के लोगों की आइडेंटिटी है, किसी नेता की बंधी हुई नहीं है। तो मित्रों, इस देश को बचा के रखना हम सब जनता का काम है। इसी प्रकार से इन चीजों को याद रखें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की धन्यवाद माननीय मनोहर जी। एक बड़ा शुभ संयोग है, मैं मीडिया के लोग और सभी भाई बहनों से बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को जो दिन था शुक्रवार का और 14 अगस्त को जो वीरवार का था, सेम का सेम कैलेंडर अभी 2025 में आज के दिन वही वीरवार है और वही 15 अगस्त को शुक्रवार है। यह शुभ संयोग बना और इस शुभ संयोग पर मैं प्रार्थना करूंगा, जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे विनम्र और जिन्होंने हरियाणा की जनता का दिल जीता है अपने काम और व्यवहार से, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से आग्रह करूंगा, आए और हम सबको इस दिवस की स्मृति के रूप में एक संदेश दें। माननीय नायब सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को पिछले 10 वर्षों में एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारे बीच में पंचनाथ स्मारक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, कृष्णलाल पंवार जी, श्याम सिंह राणा जी, अरविंद शर्मा जी और श्रुति चौधरी जी, राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मिड्डा जी, गौरव गौतम जी और प्रदेश के अध्यक्ष पंचनाथ ट्रस्ट सुभाष सुधा जी और उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम कर रहे सुरेंद्र गुलाटी जी और पंचनाथ ट्रस्ट के हमारे कोषाध्यक्ष हरविंदर कोहली जी, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण और पंचनाथ ट्रस्ट के हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इतनी भारी संख्या में, और मौसम भी अलाउ नहीं कर रहा था, इतना मौसम खराब चल रहा है
और उस मौसम के खराबी के कारण भी पूरे हरियाणा प्रदेश से इतनी भारी संख्या में आप लोग आज उन महान आत्माओं को जो अज्ञात और ज्ञात जो महान आत्माएं जिन्होंने इस आजादी के अंदर अपना महान बलिदान दिया है, उनको नमन करने के लिए आप आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज का ये विषय इस बात करने के लिए हम एकत्र हुए हैं कि वह केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह लाखों दिलों का एक जख्म है जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज हम ठीक आजादी की पूर्व संध्या के अवसर पर हम यहाँ एकत्र आए हैं। यह दिन हमें वर्ष 1947 में जो उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। हाँ, इस लाभ विभाजन में न केवल देश को दो टुकड़ों में बांटा, बल्कि लाखों परिवारों को एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया है। मित्रों, उनकी पीड़ा से आहत होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहन और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक उन्होंने गंवानी पड़ी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और मुझे जो माननीय धर्मदेव जी महाराज ने कहा, ये सबसे पहले 2008 में इस विभाजन विभीषिका का शुभारंभ किया गया। साथियों, आपको ये याद भी होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये कुरुक्षेत्र में किया गया था और दूसरा आयोजन भी इसका कुरुक्षेत्र में ही किया गया था। मित्रों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि इस विभाजन विभीषिका का जो तीसरा आयोजन था वो फतेहाबाद में किया गया और ये विभाजन विभीषिका का चौथा जो दिवस है ये फरीदाबाद के इस पवित्र भूमि पर आज किया जा रहा है। यह फरीदाबाद शहर उस त्रासदी का जीता जागता ये प्रमाण है जब देश का बंटवारा हुआ। हम सब जानते हैं लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे और वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, अपनी जमीनें, अपनी विरासत को खो दिया था, उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके हौसले वो बुलंद थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। हमारे विस्थापित भाइयों और बहनों ने हमारी मेहनत और लगन से इस शहर को खड़ा किया है। उन्होंने न केवल अपने लिए एक शहर, नया शहर बनाया है, बल्कि इस शहर को हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी बना दिया है। आज फरीदाबाद की पहचान उसकी औद्योगिक प्रगति और मेहनती लोगों से होती है। जब इस शहर की चकाचौंध
देखते हैं तो हमें उन लोगों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस शहर से आकर के की थी। मैं उनके संघर्ष और मेहनत को भी मैं नमन करता हूं। देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित उन लोगों को याद में फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहाँ बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के उस जिन्होंने उस दंश को झेला है, जो लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको वहां याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। वहां पर उनकी याद में एक भव्य ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय हमने किया है। मित्रों, आज के दिन भारत माता की छाती पर ही हम सब जानते हैं कि एक लकीर खींच करके देश को विभाजन के अंदर खड़ा कर दिया था। हमारा देश तो बंट गया, लेकिन दोनों तरफ के करोड़ों लोग उजड़ करके भाइयों इधर से उधर हो गए। माताओं बहनों की असमत को लूट ली गई। अनेक को अगवा करके उनको ऊपर भारी अत्याचार वो किया गया। आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो मानवता की रूह कांप जाती है। इस प्रकार का वो मंजर था। इस तरह में हमें आजादी की ये भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसको लंबे समय तक ये दबा करके रखा। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम उन ऐसे महान आत्माओं को एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मना करके उनको याद कर सके और उन लोगों को हम नमन कर सके। मुझे एक कविता याद आ रही है। अभी बता रहे थे कि मैं 1947 का वह दिन था जब खेतों में सुनहरी बालियां नहीं, आंखों में लाल आंसू उगे थे और जलते घरों की ये बू थी। सिर्फ नक्शे पर लकीर खींची गई थी, पर दिलों पर खंजर चला था। लाशें सबकी लाल थी, आंसू सबके खारे थे। आज जब हम स्वतंत्रता के उजाले में जी रहे हैं तो यह हम मत भूलिए कि यह उजाला हमें यह उजाला लाखों दीपों को बुझा करके आज का दिन हमें मिला है। मित्रों, यह दिन दुख और शोक दोनों को मनाने का दिन तो है ही, यह सीख भी देने का देता है कि हमें अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। हमें उन गलतियों से सीखना भी होगा जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। हम सबको यह भी समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि जाति धर्म भाषा के नाम पर नफरत फैलाना कितना खतरनाक है। मुझे ये कहते हुए कि माँ के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी में लालच नहीं आए और अपने देश धर्म व स्वाभिमान के वो तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना उन्होंने स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर अपने आशियाने बसाए और उन्होंने विकसित भारत में एक अपना महान योगदान देने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए कि यही नहीं, जहां जहां गए वहां खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान उन सब महानुभाव का है जिन्होंने मेहनत और अपने पसीने से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने उसमें निभाई है। ऐसे सब महानुभावों को आज हम याद कर रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी ने क्षेत्र में यह समुदाय सबसे आगे आकर के उन्होंने काम किया है। मुझे यह कहते हुए भी
ये अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने जिन्होंने की नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा और देख रहे हैं, इसे हमें उन मेहनत कशों लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का इसमें बड़ा योगदान है। आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि आजादी एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाता है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को मनाने की जो घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी का अपने इतिहास से सबक लें और स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति हम समर्पित रहें। हरियाणा भी इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक ही सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवारों जो पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिम पंजाब से जो गुजर कर वहां से यहाँ आने वाले परिवारों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति से हम सब जानते हैं। आज यहाँ ऐसे अनेक लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे और ऐसे युवा भी उपस्थित हैं जो बचपन में जो दादी और नानी की कहानियां न सुन करके वो बचपन में मूस के उनके बंटवारे की कहानियां वो सुनते थे, जो एक रोंगटे खड़े करने वाला वो दर्द था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत दुनिया के अंदर बना है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी बुलाया नहीं जा सकता। मित्रों, मैं पंचनन स्मारक ट्रस्ट के ये सराहना भी करना चाहूंगा कि जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए उन्होंने ठोस प्रयास किए हैं और उन्होंने मुझे यह भी ध्यान में है कि पंचनन जो स्मारक ट्रस्ट है उन पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय और सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं भी स्थापित करने का ये प्रयास कर रहा है। मैं एक बार फिर इस विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों को भावपूर्ण मैं श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सबसे अपील भी करता हूं कि इस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का हम मिलकर के संकल्प लें। आज विभाजन विभीषिका के इस स्मृति दिवस के अवसर पर आज यहाँ लगभग फरीदाबाद में 564 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के 29 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी मुझे यहाँ अवसर मिला है। ये एक विकास की जो गति ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार लगातार कर रही है। इस फरीदाबाद जिले के अंदर ये विकास की गति और तेज होगी और मैं आज इस विभाजन विभीषिका के दिवस के अवसर पर जो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं, मैं आज उनके बारे में कहना चाहूंगा। महिलाएं, क्योंकि समाज की तरफ से इस प्रकार की बातें मेरे समक्ष वो आई हैं कि जो बेटियों की शादी परिवार में होती है उसका नाम बदल दिया जाता है और कागजों में वो नाम चला जाता है और उसके कारण से दिक्कत आती है। मैं आज इस बात को लेकर के कि जिन महिलाओं का सामाजिक परंपराओं के कारण विवाह उपरांत नाम परिवर्तन हो गया है, उन्हें नाम में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रावधान हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि उन परिवारों को कोई दिक्कत समस्या न रहे। और एक जो विभाजन से संबंधित साहित्य एवं संस्मरण दस्तावेजों की जो बात कही गई है, मेरे ध्यान में जो आई है कि प्रदर्शनी प्रतिवर्ष वो लगाई जाएगी तथा एक विषय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का
पाठ्यक्रम के अंदर भी शामिल किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस दंश के बारे में, जो हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, इस आजादी से पहले पीढ़ियों को मिलनी चाहिए। और मैं जो पंजाबी धाम पंचनंद स्मारक ट्रस्ट कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक का जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए मैं अपने ऐच्छिक कोटे से 51 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। मित्रों, अंत में मैं एक बार फिर विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों और भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही सबसे अपील भी करता हूं कि उस त्रासदी से हम सब सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का आज हम संकल्प लें। आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि हम एक ऐसे हरियाणा का और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां भाईचारा, शांति और सद्भाव सर्वोच्च हो। हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा समाज, एकजुटता और मानवता की जो मिसाल पेश करेगा, वो देकर के हम जाएंगे। मैं आज इस स्मृति दिवस पर आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप बैठे रहिएगा, 2 मिनट का कार्यक्रम और शेष है। और जैसे श्री संजय भाटिया जी ने आपको बताया था कि एक देशभक्ति का गीत होगा, उस पर सभी नाचते झूमते गाते हुए जाएंगे। और उसके बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, आप वो भोजन प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अन्य संत और राजनीतिक संत यहाँ विराजमान है, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री महोदय को राजनीतिक संत की उपाधि के रूप में बात करता हूँ। उन्होंने विधानसभा में एक बात कही थी जो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि सवाल ये नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी है, देखना ये है कि सलीके से कौन चलता है। विधानसभा में सबको इन पंक्तियों से इन्होंने निरुत्तर किया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और आने वाली पीढ़ियों को सतर्क और सजग रहने के लिए आह्वान किया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्री जगदीश चोपड़ा जी से।